वीडियो सेशन में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पे उस डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करना सीखेंगे। इस डेरिवेशन को पूरा करने के लिए हमें कुछ बेसिक सपोर्टिव कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग उन सपोर्टिव कैलकुलेशंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो जरूरत पड़ेगा कंसेप्ट वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरी है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में पता होना जरूरी है। तो साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस, B बाई एच, है ना। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है। बचे हुए दो एंगल में से जिस एंगल के लिए हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं उस एंगल के सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं और जो तीसरा साइड बच जाता है उसको हम बेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि कोई वेक्टर दिया हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली वेक्टर का जो टिप है उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो अभी मैंने ये बात कही कि थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाता है, 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस कंसीडर किया जाता है और जो तीसरा साइड बच जाता है उसको बेस कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P बाई एच। तो यहां से P की वैल्यू क्या हो जाएगी? H साइन थीटा। तो यहां जो हाइपोटेनियस है वो यही वेक्टर है जिसका हम कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं। तो हाइपोटेनियस का जो वैल्यू होगा वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, मतलब सिर्फ A। तो H की जगह हम लिख देंगे A साइन थीटा। ठीक है, बेस निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस थीटा की मदद लेंगे। तो बेस क्या हो जाएगा? H इंटू कॉस थीटा, H इंटू कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? H की जगह हो गया A कॉस थीटा। मतलब इस वेक्टर A के दो कंपोनेंट्स मिल गए, एक वर्टिकल डायरेक्शन में A साइन थीटा कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A कॉस थीटा कंपोनेंट, है ना। तो उसको कुछ इस तरीके से हम डायग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये A वेक्टर हो गया, थीटा एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया इसका, मतलब A Y मान लीजिए, Y डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। तो ये हो गया A साइन थीटा, ये वाला, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम A X कह देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? A कॉस थीटा हो गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब इसके लिए देखते हैं। मान लीजिए ये एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि थीटा एंगल पे ही है, फिर से हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक, तो इसके कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टिप, एरो के टिप से, है ना। तो अगेन परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेनियस। दो एंगल जो बच गए उनमें से जिस एंगल के लिए हम काम करते हैं उसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेते हैं और जो बच गया तीसरा साइड उसको हम बेस कंसीडर करते हैं, है ना। तो अगेन यूजिंग साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, P की वैल्यू क्या हो जाएगी? H साइन थीटा हो जाएगी। तो H का मैग्नीट्यूड कितना? जो A वेक्टर का होगा, मतलब सिर्फ A। तो ये हो गया A साइन थीटा। अगेन B की वैल्यू कॉस थीटा से कितनी हो जाएगी? H कॉस थीटा, है ना। मतलब H की वैल्यू कितनी थी? A थी।
तो ये हो जाएगा a cos थीटा, है ना। तो ये हमारा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट इस वेक्टर का, जो कि इस केस में नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस केस में भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन दोनों केस में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों केस में जो cos थीटा कंपोनेंट निकला वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, और जो sin थीटा कंपोनेंट है वो इस केस में ऊपर है, इस केस में नीचे की तरफ है। तो इसके जैसा इसके लिए भी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया ए वेक्टर, है ना। तो इसका x कंपोनेंट इस तरफ, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स हो गया कितना, a cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या हो गया नीचे की तरफ, वो कितना हो गया a sin थीटा हो गया, है ना, ये वैल्यू। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है? तो इस वेक्टर के ये और ये दो कंपोनेंट, और इस वेक्टर के ये और ये दो कंपोनेंट, है ना। cos थीटा कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, sin थीटा कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? अगर इस कंसेप्ट में कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9179997901। तो चलिए, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के कंसेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आपको जरूरत पड़ेगा इस डेरिवेशन में, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिर्फ एच की वैल्यू क्या होगी, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ जो है वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एच का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब है कि हम इसमें एक और कुछ खुराफात कर सकते हैं कि हम सब जानते हैं कि स्क्वायर रूट को हाफ पावर भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे पावर हाफ भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत? तो ये दूसरी बेसिक बात हो गई जिसकी हमें जरूरत है। ठीक, तीसरा ज्योमेट्री की तरफ से हमको मदद लगेगी इसमें, क्या वो देख लीजिए। देखिए, अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और अगर ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। सिमिलरली अगर इस लाइन की बात करें तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब डाइपोल के बेसिक की बात कर लें, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाता है, जो कि वैक्यूम या एयर के लिए 9 × 10⁹ वैल्यू लेते हैं। क्यू आपको चार्ज हो जाएगा और आर हो जाएगा उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, है ना। दूसरी बात फील्ड के डायरेक्शन की, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स चार्ज होता है ना। और लास्ट जो इसमें एक सपोर्टिव चीज की जरूरत पड़ेगी वो है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किधर से किधर डायरेक्टेड होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। इस एरो की मदद से दिखाया गया है उसको। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ। ठीक, तो इन सब बेसिक कैलकुलेशंस की मदद से अब हम इस कैलकुलेशन को करेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल।
ठीक है, तो अब हम मेन टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। मेन डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले अब हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये डाइपोल दिया हुआ है, माइनस चार्ज यहाँ पे, प्लस चार्ज यहाँ पे। तो डाइपोल का जो टोटल लेंथ होता है वो कितना होता है, 2a होता है ना। मतलब माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच में जो दूरी होती है वो कितने की होती है, 2a की होती है। तो अगर इस डाइपोल एक्सिस पे ये पॉइंट अगर मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज का दूरी कितना होगा, 2a का आधा, मतलब सिर्फ a। मिड पॉइंट से इस नेगेटिव चार्ज का दूरी कितना होगा, फिर से 2a का आधा ही, मतलब a। तो a प्लस a मिलके टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल दे देंगे, है ना। अब बात आती है कि इक्वेटोरियल प्लेन के पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। इक्वेटोरियल प्लेन पर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात कर रहे हैं। तो इक्वेटोरियल प्लेन होता क्या है, तो डाइपोल एक्सिस के मिड पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, जो परपेंडिकुलर होता है, उसी परपेंडिकुलर को हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ये वाली लाइन है, जो कि इस डाइपोल के मिड पॉइंट पे डाला हुआ है परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ पे ये लाइन जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन कहलाएगी, ठीक है। इसी प्लेन पर हम वो पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लेते हैं जिसका नाम हमने रख दिया P पॉइंट, ठीक है। और P पॉइंट का जो दूरी है वो डाइपोल एक्सिस के मिड पॉइंट से कितनी है, R है। मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। तो देखिए, अब हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। तो चूंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, इसीलिए ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चूंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसलिए ये साइड जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। मतलब अगर इसकी वैल्यू z है तो इस साइड की भी वैल्यू कितनी होगी, z, है ना। अब क्लियरली ये z जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, r के बराबर है, तो ये r स्क्वायर हो गया, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर रूट करें या फिर पावर हाफ लिख दें, बात तो बराबर है। तो हम पावर हाफ लिख देते हैं, ठीक। तो जो z की ये वैल्यू यहां पे है वही इसकी भी होगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर हाफ, ठीक है। तो ये पाइथागोरस लगा के हमने पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। और क्लियरली P पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है ना। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। तो उसमें हम इस कंसेप्ट की मदद ले लेंगे। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज है, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स है ना। तो पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम चार्ज, ये हो गया। नेगेटिव के लिए जो फील्ड होगा वो इस पॉइंट पे टुवर्ड्स चार्ज होगा, तो ये हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं कि डाइपोल एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन यहां पे ड्रॉ करते हैं। अब चूंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी हमारा एंगल थीटा होगा, है ना। तो देखिए इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इन दो पैरेलल लाइन को अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा एंगल होगा, है ना। फिर इस तरह के लाइन के लिए अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। तो देखिए ये थीटा है तो
ये एंगल थीटा होगा, है ना? क्लियर है? अब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो अभी तक में जो ये बेसिक्स हमने पढ़ा उसमें क्या क्या इंप्लीमेंट कर लिया? एक तो पाइथागोरस वाला ये फॉर्मूला यहां इस्तेमाल कर लिया चार्जेस से पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए। दूसरा, ये एंगल वाला कंसेप्ट ज्योमेट्री का हमने इस्तेमाल कर लिया, है ना? अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले कंसेप्ट को यहां पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वेक्टर ऐसा हो तो ये दो कंपोनेंट, और अगर वेक्टर ऐसा हो तो ये दो कंपोनेंट्स, है ना? तो सीधा सीधे इसको यहां मैच कर लीजिए। ये वाला इसके जैसा है, ये वाला इसके जैसा है ना? तो यहां भी दोनों का cos थीटा कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में था, तो यहां भी इन दोनों फील्ड का cos थीटा कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। यहां भी साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट थे। इसका साइन थीटा कंपोनेंट ऊपर था, इसका साइन थीटा कंपोनेंट नीचे है ना? तो ड्रॉ कर लीजिए, आसानी है। अब तो देखिए, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज वाला cos थीटा कंपोनेंट, और इसका cos थीटा कंपोनेंट थोड़ा अलग हटके बना देते हैं। ये हो गया E माइनस क्यू का cos थीटा कंपोनेंट। यहां जो A वेक्टर A हम पूरा ले रहे थे, है ना, ये A, तो उसकी जगह यहां E प्लस क्यू है या E माइनस क्यू पूरा पूरी है ना? तो सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना है। और साइन थीटा कंपोनेंट की बात है तो इसका वाला साइन थीटा कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनेगा, ये हो गया E प्लस क्यू का साइन थीटा कंपोनेंट, और इसका साइन थीटा कंपोनेंट कहां बनेगा? देखिए, नीचे की तरफ। ये हो गया E माइनस क्यू का साइन थीटा कंपोनेंट, है ना? तो अब हमको यहां देखना है कि जो अपोजिट डायरेक्शन के कंपोनेंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड कैसा है। तो देखिए, चूंकि दोनों चार्जेस से पी पॉइंट का डिस्टेंस सेम था, इसीलिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। चूंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, इसलिए ये थीटा एंगल भी सेम है, इसीलिए जो दोनों में साइन थीटा होगा वो भी सेम वैल्यू का होगा। तो स्वाभाविक है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, और क्लियरली डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो ये दोनों कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है? तो बचेंगे क्या? इसका cos थीटा कंपोनेंट और इसका cos थीटा कंपोनेंट। तो चूंकि ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए P पॉइंट पे जो इन दोनों फील्ड्स का रिजल्टेंट होगा, मतलब इन दोनों चार्जेस के कारण जो यहां पे नेट फील्ड होगा, वो इन दोनों फील्ड्स के cos थीटा कंपोनेंट्स के सम के बराबर होगा। क्लियर है? अब नेट रिजल्टेंट जो है वो किधर मिला? इस तरफ मिला। डाइपोल मोमेंट वेक्टर किधर होता है? माइनस से प्लस की तरफ होता है। ये पी वेक्टर का डायरेक्शन इधर होता है ना? तो क्लियर है कि जो रिजल्टेंट फील्ड हमको इस पॉइंट पे मिला वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। डाइपोल मोमेंट इधर और ये फील्ड उधर। तो ये जो नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड मिलेगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये हमको
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकेंगे इसको डायरेक्शन असाइन करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन के किसी पॉइंट पे डाइपोल के चार्जेस के कारण नेट फील्ड कैलकुलेट कर लिया। कंक्लूड अगर करें इस डिस्कशन को, तो पॉजिटिव चार्ज के फील्ड को हमने इसके कंपोनेंट्स में तोड़ा, नेगेटिव चार्ज के फील्ड को हमने उसके कंपोनेंट्स में तोड़ा, और चूंकि साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट थे, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। इसीलिए जो पी पॉइंट पे नेट फील्ड बचेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव के फील्ड्स के कॉस थीटा कंपोनेंट्स के कारण बचेगा। चूंकि दोनों का कॉस थीटा कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए नेट फील्ड के लिए वो दोनों जुट जाएंगे। ठीक है, मतलब नेट फील्ड का जो वैल्यू होगा वो इनके सम के बराबर होगा। और चूंकि नेट फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, अपोजिट मिलता है, इसीलिए हम मैग्नीट्यूड को नेट फील्ड के किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस पी कैप से कर देते हैं। तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पी पॉइंट पे मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब हमने लगभग 70% काम अपना पूरा कर लिया है। अब हम इस कंसेप्ट को, ये जो हमें फॉर्मूला मिला लास्ट में, इसको अब हम मैथमेटिकली प्रोसेस करेंगे। तो देखिए कैसे। तो देखिए, जो नेट फील्ड हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का कॉस थीटा कंपोनेंट प्लस नेगेटिव चार्ज के फील्ड का कॉस थीटा कंपोनेंट। नेट फील्ड एट P इक्वल टू E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। और इस नेट फील्ड का डायरेक्शन क्या मिला हमको, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, इसलिए माइनस पी कैप से हम इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए, पॉजिटिव का फील्ड हो या नेगेटिव का फील्ड हो, फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो पॉजिटिव से डिस्टेंस, नेगेटिव से डिस्टेंस, दोनों कितना है, z के बराबर है ना। तो E प्लस क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा प्लस इसका वैल्यू भी के क्यू बाई जेड स्क्वायर कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई किससे है, माइनस बी कैप से है डायरेक्शन के लिए। यहां भी अब देखिए, के क्यू बाई जेड स्क्वायर तो ठीक है, कॉस थीटा जो है वो हम किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यहां पे बेस क्या है, ए, हाइपोटेनियस है जेड, थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है जो कि है यहाँ पे आर, तो इसका काम नहीं है हमको। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब ए बाई जेड। यहां भी के क्यू बाई जेड स्क्वायर, और इस कॉस थीटा का वैल्यू भी ए बाई जेड, और फिर ये माइनस पी कैप से मल्टीप्लाई। तो देखिए, ये दोनों सेम टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ के क्यू बाई जेड स्क्वायर और इंटू में ए बाई जेड, है ना, और माइनस पी कैप से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पे 2 के क्यू, ऊपर में ए है ही, नीचे क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर इंटू जेड, जेड क्यू हो जाएगा, और इंटू में माइनस पी कैप है ही, है ना। अब यहां देखिए, Q है, 2 है, A है, तो चूंकि
Q इंटू 2A क्या होता है, P का वैल्यू होता है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए K तो रहेगा ही और Q 2A की जगह आ जाएगा P, ये माइनस P कैप यहां है ही पहले से, डिवाइडेड बाई Z3। तो देखिए यहां फिर से कुछ किया जा सकता है, क्या देखिए, तो P इंटू पी कैप हो सकता है, P इंटू पी कैप क्या हो जाएगा, P वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को यहां रख दिया जाए तो देखिए क्या होगा, देखिए माइनस साइन तो रहेगा ही, तो माइनस को अब हम पहले लिख लेते हैं और K P इंटू पी कैप की जगह हो जाएगा P वेक्टर डिवाइडेड बाई Z3। ये हमारा आंसर हो गया एक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब है कि यहां पे एक्सप्रेशन में हमको क्या मिला, अंत में माइनस साइन मिला। तो माइनस साइन ये बताता है कि ये जो नेट फील्ड हमको P पे मिला है उसकी डायरेक्शन P वेक्टर के डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में है। तो डायग्राम में ऑलरेडी दिख भी रहा है, P वेक्टर इधर था, फील्ड जो है वो उधर मिला हमको, इसीलिए ये माइनस साइन यहाँ पे अपीयर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस कैलकुलेशन में अगर किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9179997901। अब यहां पे हम थोड़ा सा और एलोबरेट कर सकते हैं चीजें, कैसे? तो देखिए z की वैल्यू क्या थी, क्योंकि z की वैल्यू थी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर हाफ, इसलिए z क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, r z की वैल्यू तो पहले लिख लें हाफ पावर के साथ, और चूंकि z का क्यूब था तो ये क्यूब पावर हो गया, तो z क्यूब को हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये 3 और हाफ जो है आपस में मल्टीप्लाई होके 3/2 दे देंगे, है ना? तो उसको इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए। तो E वेक्टर जो हो जाएगा P पे वो क्या मिल जाएगा, माइनस में K P वेक्टर बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर 3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक, अब इसमें भी हम एक स्पेशल केस लगा सकते हैं, जैसा कि एक्सियल फील्ड में किया था। स्पेशल केस क्या हो सकता है, जो वहां था वही यहां होगा, मतलब इफ r इज मच ग्रेटर देन a, मतलब ये जो r था अगर इस a की वैल्यू से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तब क्या होगा। तो जब बहुत बड़े वैल्यू के स्क्वायर में बहुत छोटे वैल्यू के स्क्वायर को हम ऐड करते हैं तब भी हमको बहुत बड़ी वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए जो ये एक्सप्रेशन है नीचे वाला डेनोमिनेटर में, क्या चीज, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर 3/2, वो किस में बदल जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के लिए तो सिर्फ r स्क्वायर हो जाएगा इस केस के लिए, है ना? तो अंदर में तो हो गया r स्क्वायर और ऊपर में 3/2 पावर है, तो 3/2 लिख दिया। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, r क्यूब मिलेगा। मतलब अगर r मच ग्रेटर देन a है तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर 3/2 जो है वो अप्रॉक्स रिप्लेस हो जाएगा r क्यूब से। ठीक, तो फाइनली हमको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P जो अब हमको मिल जाएगा वो मिल जाएगा माइनस में K P वेक्टर डिवाइडेड बाई इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा, r क्यूब आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब देखिए अगर आप
एक्सियल फील्ड और इक्वेटोरियल फील्ड में रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहें तो एक्सियल फील्ड का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो था ट्वाइस ऑफ kp/r³, है ना। अगर इस इक्वेटोरियल फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें अगर सिर्फ, तो वो क्या है, kp/r³ है ना। तो kp/r³ है इक्वेटोरियल फील्ड का वैल्यू। इसको यहां लिख भी सकते हैं, ये हो गया E इक्वेटोरियल, है ना। तो इक्वेटोरियल का सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, kp/r³। तो देखिए kp/r³ है, मतलब 2 तो एज इट इज, और इसकी जगह E इक्वेटोरियल। मतलब एक्सियल फील्ड जो होता है डाइपोल का, वो इक्वेटोरियल फील्ड का 2 गुना होता है। किस कंडीशन में, जब R मच ग्रेटर देन A हो, उस कंडीशन में, ठीक है। तो अब इस डेरिवेशन को आप नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करें ताकि इसके कैलकुलेशन में आप कंफर्टेबल हो सके। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक पर तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नंबर मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, 9179979001। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।